दोस्तों नमस्कार। कलम की नोक से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। कलम की नोक के आसरे आप फैसले ले सकते हैं। उन फैसलों से प्रभावित होने वाले देश उससे प्रभावित भी होंगे। लेकिन जब सवाल युद्ध का होगा तो कलम की नोक मायने नहीं रखती है। यह सवाल अमेरिका के भीतर उन तमाम थिंक टैंक में अब गूंजने लगा है, क्योंकि इस दौर में ईरान की प्रतिक्रिया जो सेना प्रमुख पाकिस्तान के असीम मुनीर को दी गई और जो संकेत निकल रहे हैं वो शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस कहानी या उस किस्सागोई से बिल्कुल हटकर है जो वो लगातार अपने बयानों के जरिए, अपने इंटरव्यू में या फिर ये बताने से चूकते नहीं है कि दरअसल ईरान तो बदल चुका है। अब वहां पर उदारवादी सत्ता है जिससे बातचीत की जा सकती है। वो पहले की तरह कट्टरवादी बिल्कुल नहीं है। यकीनी तौर पर ईरान बदल चुका है और उसका पहला एहसास पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को हो चुका है। पहले राउंड की बातचीत कल खत्म हुई, दूसरे राउंड की बातचीत आज चल रही है। और उसके बाद जिन बातों का जिक्र पहली बार खुले तौर पर ईरान के भीतर पहुंचकर या कहें तेहरान में सेना प्रमुख असीम मुनीर को हो गया, उन्हीं बातों का जिक्र उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जाकर कहना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति या कहें व्हाइट हाउस इंतजार कर रहा है असीम मुनीर को लेकर वो किन शर्तों के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अब यह सवाल इसलिए दूर की गोटी है क्योंकि वाकई बदले हुए ईरान में आयतुल्ला अली खामनई के दौर से कहीं ज्यादा कट्टरता है, कहीं ज्यादा एग्रेसिवनेस है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड जिस तर्ज पर इस पूरी बहस को ले जा रहे हैं उसका मैसेज अगर 4 लाइनों में कहें तो पहली लाइन उसकी यही है कि दरअसल ये दौर युद्ध का है, ये दौर बातचीत का नहीं है। दूसरी लाइन है दरअसल ये दौर ईरान के लिए जीत का है, हार का और समर्पण का कतई नहीं है। तीसरी लाइन है ताकत बरकरार रखने का वक्त आ गया है और खास तौर से मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में ईरान की ताकत कैसे मजबूती के साथ उभरेगी, अब उसका वक्त आ चुका है। यानी युद्ध से पीछे हटेंगे नहीं और अगर बातचीत की मेज पर जाएंगे तो झुकेंगे नहीं। और चौथी लाइन है कि इन सब के बीच इजराइल जो लगातार मिडिल ईस्ट के भीतर विनाश और अपने विस्तार के मद्देनजर कभी लेबनान, कभी ईरान, कभी हिजबुल्ला, कभी हमास, सबको निशाने पर लेता रहा, अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दरअसल असीम मुनीर मध्यस्थता की भूमिका निभा तो रहे हैं और पीठ व्हाइट हाउस यह कहकर ठोक भी रहा है कि इनक्रेडिबल पाकिस्तान है इस वक्त जो मध्यस्थता कर रहा है। और उसमें बकायदा ट्रंप यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि असीम मुनीर से ज्यादा बेहतरीन शख्स कोई हो नहीं सकता है। लेकिन शायद पाकिस्तान या असीम मुनीर के लिए भी यह सबसे बड़ा सरप्राइज है जो उन्होंने पहले राउंड की बातचीत में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के तेवर के साथ देखा। हो सकता है उन्हें याद आने लगा हो कि इससे पहले जो ईरान की सत्ता, जो कमांडर्स थे वो कहीं ज्यादा लचीले थे। इस वक्त तो ऐसी बिल्कुल परिस्थिति नहीं और खास तौर से ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बगैर जोल्द्रात ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका को चाहिए कि वो अब अपनी जमीनी फौज को ईरान में भेज ही डाले। हम इंतजार कर रहे हैं, बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बातचीत की मेज पर बैठकर धोखा देना क्या मायने रखता है। हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में बातचीत कहां मायने रखेगी। अगर पुराने दौर में चले चलिएगा तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिकी फौज ने मार डाला, हमले में मारे गए, वह भी दरअसल मोहम्मद बगैर जोल्द्रात के बयानों को लेकर या उनकी कट्टरपंथी सोच को लेकर एक मौका ऐसा भी आया था कि उन्होंने अपने पद से, जो क्वाड्स फोर्स के लीडर के तौर पर उनकी पहचान थी, इस्तीफा तक दे दिया था। और मौजूदा वक्त की हकीकत यह है कि ईरान के भीतर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए जो पूरे ईरान को चलाया जा रहा है और उसके दायरे में गवर्नेंस भी है, उसके दायरे में सुरक्षा भी है,
उसके दायरे में होर्मुज़ रूट भी है, उसके दायरे में खार्ग आइलैंड भी है, और उसके दायरे में पहली बार वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके आवश्यक वस्तुओं को ईरान के भीतर कैसे लाया जाए और इकोनॉमिक नाकेबंदी कोई मायने ना रखे, इसको लेकर चेक एंड बैलेंस भी अपने तौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड बना रहे हैं। और यह मैसेज खुले तौर पर पहले राउंड में जा चुका है। और अगला सवाल यह है कि अब जो कहा गया है उन्हें जाइए और अमेरिका में जाकर कह दीजिए इन मुद्दों पर हम झुकेंगे नहीं, इन मुद्दों को आपको मानना पड़ेगा। वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी परिस्थिति है जिसके बाद अमेरिकी थिंक टैंक भी ये कहने से अब चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल ट्रंप जो सफलता का दावा करते रहे वो हकीकत से परे है। वो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहे, निर्णायक सफलता का दावा वो करते रहे, लेकिन इन सब के बीच ईरान में जो नया शासन है वो ईमानदारी से अगर कहा जाए तो तुलनात्मक तौर पर वो कहीं ज्यादा कट्टरपंथी है और नए तरीके से वह ईरान को गढ़ना उस दौर में चाहता है जहां जीत उसे ही मिले। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अब असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और अगले हफ्ते की किसी तारीख को बातचीत के लिए तय किया जाएगा जहां पर अमेरिका कह दे हां ठीक है हम झुकेंगे, क्योंकि इस दौर में रूस और ईरान पर जो प्रतिबंध तेल बेचने को लेकर लगाया और फिर मुक्ति जो दी गई थी 1 महीने के लिए, उसकी मियाद भी खत्म हो चली है। 11 अप्रैल को रूस की मियाद खत्म हो गई और अब अगले हफ्ते ईरान की मियाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद की परिस्थितियां तेल को लेकर दुनिया भर में क्या कुछ होगा, और वो तमाम देश जो रूस और ईरान से तेल ले रहे थे, अगर आप चीन को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, क्योंकि उस चीन को रोक पाना अमेरिका के बस में नहीं है, यह लगातार चीन ने अपने मैसेज से बतला दिया। लेकिन अगला सवाल यह है वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर असीम मुनीर व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। उससे पहले जरा जिस बैठक और जिस पहलकदमी का इंतजार लगातार ईरान के भीतर असीम मुनीर को लेकर होता रहा, एक तस्वीर देख लीजिए। इस बातचीत के दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बहुत साफ कहना और सोचना है, ईरान को क्या आप स्पेशल स्टेट मानते हैं? ट्रंप ने तो बकायदा फॉक्स न्यूज को कहा कि वो एक सामान्य कंट्री के तौर पर अमेरिका के साथ समझौता कर ले। तो अगर एक सामान्य देश के तौर पर ईरान दुनिया के बाकी देशों की कतार में है, तो फिर यह जान लीजिए कि यूरेनियम को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। यानी यूरेनियम इनरिचमेंट, जहां पर लगभग 400 केजी से ज्यादा या 60% इनरिचमेंट का जो जिक्र है, उसका यूज हम किसी भी हालत में हथियार बनाने को लेकर नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके यूज को कैसे किया जाए इस दिशा में कोई अल्टीमेटम या कोई शर्त नहीं रखेंगे। असीम मुनीर को यह बात जाकर व्हाइट हाउस में कहनी है। असीम मुनीर को यह भी कहना है कि दरअसल पूरी इकोनॉमी अगर सैंक्शंस के बाद लड़खड़ाई है और एक तरीके से खाड़ी देशों के सामने भी संकट गहराया है, तो उसकी वजह अमेरिका है, ईरान नहीं है। उसकी वजह इजराइल है, ईरान नहीं है। और इसके लिए अमेरिका और इजराइल को ही नए रास्ते बनाने होंगे। और उन नए रास्तों का मतलब यह है कि वो तमाम दुनिया भर के भीतर जो जो समुद्री इलाके हैं जहां जहां से वसूली टोल टैक्स की होती है, क्या वो उसे रोक पाएंगे या एक सामान्य देश की तौर पर ईरान को भी मान्यता देंगे, ठीक है आप भी टोल टैक्स लीजिए, लेकिन अगर टोल टैक्स नहीं ले रहे हैं तो उसकी एवज में आर्थिक भरपाई आपको सैंक्शन से हुए नुकसान को लेकर तो करनी ही होगी। यानी न्यूक्लियर इनरिचमेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जिसके दायरे में एक हिस्सा होर्मुज़ रूट का भी जुड़ा है और बड़े हिस्से को लेकर जो होर्मुज़ रूट की परिस्थितियां हैं उसमें खुले तौर पर है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ विस्फोटक माइंस का नहीं है, आपकी ताकत है,
तो आप रोक लीजिए, और हमारी ताकत होगी तो हम कमोवेश अपने इर्द गिर्द के हर उस जगह को रोकने की दिशा में बढ़ेंगे जहां पर आपको यह लगता है कि वाकई ईरान कमजोर है, तो फिर हम दो दो हाथ करने को तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी संप्रभुता और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। क्या इस बात का जिक्र व्हाइट हाउस में जब असीम मुनीर करेंगे तो बातचीत की टेबल पर ट्रंप आने की सोचेंगे? और शायद यही वजह है कि पहली बार अमेरिका के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दो और मुद्दे हम उस पर आए, लेकिन दरअसल ये मैसेजेस जो जा रहे हैं तेहरान से अमेरिका के बीच, उसमें पहली बार यह हुआ कि रिपब्लिकन्स के काउंटर में डेमोक्रेट्स भी खड़े थे, और डेमोक्रेट्स के सवालों को लेकर रिपब्लिकन्स के पास जवाब भी नहीं था। और शायद इसीलिए वार पावर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जो ट्रंप के पास है, उसमें तो 52 और 47 वोट पड़े, यानी वो प्रस्ताव तो गिर गया। लेकिन इजराइल को लेकर पहली बार खुले तौर पर विरोध करने के लिए जो अमेरिका हमेशा एक साथ रहता था, उसमें डेमोक्रेट्स भी बदल गए और रिपब्लिकन्स भी बदलते हुए दिखाई देने लगे। बकायदा बख्तरबंद बुलडोजर, 12,000 बमों की बिक्री, उस पर असहमति दर्ज कराई गई। और यह वाकई महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेट्स, 36 डेमोक्रेट्स ने वोट किया कि 1,000 पाउंड के बमों की बिक्री अब रोक देनी चाहिए इजराइल को लेकर, क्योंकि उसने जिस तरीके से गाजा और लेबनान में किया है, उसमें तो अब बुलडोजर का भी विरोध हो रहा है। जो बख्तरबंद बुलडोजर है उसमें 40 डेमोक्रेट साथ खड़े हुए, उसमें रिपब्लिकन्स भी साथ खड़े हुए। दरअसल यह मैसेज है उस शिफ्ट होने का जिसका एहसास ईरान के भीतर है। इसीलिए अगला सवाल है कि एक तरफ असीम मुनीर को जो मैसेजेस दिए गए कि आपको जाकर व्हाइट हाउस में बतलाना है, और दूसरी तरफ उस मैसेजेस के साथ साथ अमेरिका के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसका एहसास भी ईरान के भीतर है। और विशेषज्ञों की राय बहुत साफ है, आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का आंतरिक प्रभाव बहुत बढ़ चुका है, कट्टरपंथ सैन्य बल भी हो चुका है, और ईरान की राजनीति और इकोनॉमी में अब उनकी प्रमुख भूमिका हो चुकी है। इसीलिए वो बातचीत की टेबल पर भी अगर आएंगे तो उस निर्णय के साथ आएंगे जहां पर अभी तक सिर्फ धार्मिक सत्ता, कट्टरपंथ सत्ता या उसके आश्रय ईरान को झुकाने की जो सोच अमेरिकी राष्ट्रपति की रही, अब बात उससे आगे बढ़कर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तक जाकर पहुंच चुकी है। वाशिंगटन का एक थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक का कहना है, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी ये थिंक टैंक है, उसके सीनियर डायरेक्टर हैं बहनम, उनका कहना है कि अगर उदारता से बात समझी जाए तो ईरान के नेतृत्व में बदलाव हुआ है, लेकिन यह बदलाव ईरान के प्रति आक्रामक रुख रखता है। संघर्ष के समर्थकों द्वारा इसे बेहतर बदलाव के रूप में पेश करना गलत है, जो ट्रंप कर रहे हैं। इसीलिए होर्मुज़ जो व्यापार की सामान्य स्थिति से बहुत दूर हो चला है, जो परमाणु कार्यक्रम है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और जो 40 दिनों का युद्ध हुआ और उसके बाद जो बम थमे अमेरिका और इजराइल के, उसमें ईरानी व्यवस्था में सेना कट्टरपंथियों की शक्ति को बढ़ा दिया गया, क्योंकि उसको मान्यता मिल गई कि वह सामना अमेरिका और इजराइल का कर सकता है। और इसीलिए ईरानी शासन अब और ज्यादा साहसी होते जा रहा है। साहसी शब्द थिंक टैंक इस्तेमाल कर रहा है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मातहत चलने वाली सत्ता को लेकर। और इसके साथ ये मैसेज अब व्हाइट हाउस के भीतर भी है कि जो ग्लोबल ट्रेड की तबाही इस युद्ध के दौर में हुई है, उसको अपनी ताकत रेवोल्यूशनरी गार्ड मानकर चल रहे हैं। और उन्हें पता है कि नवंबर के महीने में मिड टर्म पोल होना है। उन्हें जानकारी है कि अमेरिका की वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी पर से वर्चस्व खत्म हो रहा है। उन्हें जानकारी है कि इसका व्यापक असर अब टैरिफ पर भी पड़ेगा। और शायद इसीलिए एक दूसरा थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उनके विशेषज्ञ बहुत साफ कहने लगे हैं कि दरअसल टैरिफ के साथ युद्ध को जोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखना चाहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि दरअसल कलम की नोक से टैरिफ पर फैसले किए जा सकते हैं,
उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन युद्ध आप नहीं जीत सकते हैं। उसके बाद के दो मुद्दे हमें लगता है उससे पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखलाते हैं। यह इसलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि दुनिया भर के भीतर लगभग 6 से ज्यादा ऐसे चोक पॉइंट हैं जो पूरे तरीके से इस युद्ध के दायरे में अगर आ गए, खास तौर से टोल टैक्स ना दें तो दुनिया का कोई देश ना ले, और खास तौर से होमुर्ज रूट के बाद जो दूसरे अलग, चाहे वो स्वेज कैनाल हो, चाहे वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट हो जो रेड सी के दायरे में एंट्री पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। अगर आप इसको परखना शुरू कीजिएगा तो सबसे ऊपर मलक्का स्ट्रेट आता है जहां पर 23.2 मिलियन बैरल पर डे जाता है। दूसरे नंबर पर होमुर्ज है, 20.9 मिलियन बैरल पर डे जाता है। उसके बाद केप ऑफ गुड होप है जो 9.1 मिलियन बैरल पर डे जाता है। उसके बाद डेनिस स्ट्रेट, फिर स्वेज कैनाल, फिर बाल अल मांदेव, उसके बाद टर्किश, और उसके बाद पनामा कैनाल। ये एक स्थिति है, एक उसके नक्शे पर देख लीजिए। तेल की परिस्थितियों में चीन भी ईरान के साथ क्यों खड़ा है, या वो क्यों नहीं चाहता है कि पहली बार मौका आया है कि खाड़ी देशों के साथ उसके अपने आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं और अमेरिका को इस इलाके को छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल इन सवालों के तले पहली बार पूरे वेस्ट एशिया को लेकर चीन का एग्रेसिव होना, अमेरिका का समाधान के लिए रास्ता खोजना, पाकिस्तान का उस रास्ते को बनाने की दिशा में मध्यस्थता की दिशा के साथ आगे बढ़ना, और जो बातचीत का सिरा जब रेवोल्यूशनरी गार्ड तक जा रहा है तो वो चिता रहे हैं। ये मैसेजेस के दायरे में दूसरा सवाल यह भी है कि ट्रंप प्रशासन अभी भी ईरान के साथ एक अभूतपूर्व समझौते की संभावना को देख रहा है। वह यह प्रयास कर रहा है कि दरअसल एक सामान्य देश की तर्ज पर समझौता हो जाए, लेकिन ईरान अपने तौर पर ट्रंप के खिलाफ अपनी ताकत को समझ चुका है। वो जान चुका है कि अमेरिका के भीतर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गैसोलीन की कीमत बढ़ चुकी है, और इन सब के बीच पॉलिटिकल जमीन डगमगा रही है। सवाल कांग्रेस के भीतर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों उठा रहे हैं। इसलिए सवाल सिर्फ होमुर्ज, न्यूक्लियर और इकोनॉमिक भरपाई तक का नहीं है। उसके आगे के सवाल जिसको असीम मुनीर को लेकर जाना है, वो सवाल चीन को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान की निकटता अमेरिका की तुलना में चीन से कहीं ज्यादा रही है। चीन के कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है और तमाम मुश्किल हालातों में चीन ही खड़ा होता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के भीतर का सवाल हो, चाहे इकोनॉमिक और डिफेंस एस्पेक्ट को लेकर हो। तो यह सवाल पाकिस्तान के सामने भी इस बातचीत की बीच में इसलिए उलझा है क्योंकि चीन अपने तौर पर जो खाड़ी देशों के दायरे को अगर आप समझें तो उसके पास जो भी एनर्जी पहुंचती है 56% इसी क्षेत्र से पहुंचता है। उसमें ईरान से अगर 11 से 13% है, सऊदी अरब से 14% है, तो बाकी मिडिल ईस्ट से 29% है, 29% है। यानी इन तीनों को मिलाइएगा तो ये 56% पार कर जाता है। इसके बाद एक रशिया है जहां से 17 से 20% और बाकी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगभग 46% आता है उसके पास तेल, जो इस दौर में कम हो चुका है, वो लगभग 20-22% पर आ चुका है। तो खाड़ी देशों की ताकत चीन के साथ रहे, चीन पाकिस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के साथ सहयोग बनाते हुए अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत रखते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड के मैसेजेस पर कोई समझौता ईरान से करवा ले, या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड जो इस वक्त एक मैसेज दे चुके हैं उस पॉलिटिकल टीम को भी जो बातचीत के लिए जाती है कि इस दौर में अगर आपने उस कट्टरपंथ और उस एग्रेसिवनेस का रास्ता तोड़ दिया या छोड़ दिया तो फिर मुश्किल होगी। और शायद यही वजह है कि अमेरिका जिस संसद के अध्यक्ष को उदारवादी बता रहे थे, वह भी यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल ईरान के साथ या ईरान को लेकर अब कोई समझौता उस तरीके से नहीं होगा जो पहले आप सोचा करते थे। यानी रिजिम तो बदल गया, तौर तरीके भी बदल गए,
जो कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। एक क्षण के लिए एक हम आपको डाटा दिखलाते हैं जो चीन को लेकर है कि उसकी ऑयल लिमिटेशंस हर कंट्री के साथ कितनी है। ईरान का साथ कैसे छोड़ सकता है? चीन मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका के साथ समझौता कैसे कर सकता है? चीन होमुर्ज रूट को लेकर अमेरिका के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? और जब चीन को यह लग रहा है और चीन के साथ दोस्ती गांठे, पाकिस्तान को भी यह लगने लगा है कि दरअसल ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसकी अपनी भूमिका सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता की रहे तो ठीक है। इसीलिए अब वो कल जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो वो मैसेज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि उस मैसेज के दायरे में कमबख्त वो 5 मुद्दे जो पहले राउंड की बातचीत में उठे थे अब उससे आगे बढ़ चुके हैं। और यह सवाल बड़ा हो चला है कि अब इकोनॉमी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, क्षेत्रीय ताकत को लेकर और एनर्जी को लेकर और अमेरिका के मुश्किल हालातों के बीच ईरान की सौदेबाजी के दायरे को बढ़ता हुआ कोई दूसरा नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड देख रहा है। और इसीलिए जो सहमति अभी तक तो नहीं बनी है, क्योंकि एक संकेत यह भी था कि अगर असिम मुनीर की मुलाकात सुप्रीम लीडर से हो जाए तो उसके बाद वो व्हाइट हाउस में उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड इस बात की इजाजत उनकी सुरक्षा को लेकर और जो हालात हैं उसमें अमेरिका के रुख को लेकर कोई उम्मीद, कोई भरोसा पाले हुए नहीं है। और यह अपने तरीके की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के असीम मुनीर की एक नई परिस्थिति है कि उन्हें ईरान की बात को व्हाइट हाउस ले जाकर कहना भी है। व्हाइट हाउस से जो मैसेज आया था उसको लेकर वो कल तेहरान में पहले राउंड की बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन संयोग से पहले राउंड की बातचीत ने ही मैसेज दे दिया कि जो इस्लामाबाद में जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही थी अब उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड रेवोल्यूशनरी गार्ड का इसलिए हो चला है क्योंकि अब ईरान के भीतर का 2 सच हर कोई जानने लगा है। पहला सच तो यह है कि अब ईरान की मौजूदा सत्ता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर भी है और इस युद्ध को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हर नागरिक तैयार भी है, क्योंकि जिस तरीके के हमले नागरिक प्रतिष्ठानों पर हुए, स्कूल में बच्चियां मारी गई, अस्पताल ध्वस्त कर दिए गए, यूनिवर्सिटी खत्म कर दी गई, रेल लाइनों को डैमेज किया गया, पुलों को डैमेज किया गया, इस्फान में न्यूक्लियर संयंत्र पर अटैक हो गया, पावर प्लांट पर अटैक हुआ, खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की। इस मैसेज ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया है और उसकी अगुवाई रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रहे हैं, जो कि इससे पहले गवर्नेंस के तौर तरीकों में महत्वपूर्ण तो होते थे लेकिन सब कुछ नहीं होते थे। अब वो सब कुछ है और शायद असीम मुनीर के होश इसीलिए फाख्ता है। वो बातचीत तो उस पॉलिटिकल सोच के हिसाब से कर रहे हैं जहां 2 देशों के बीच की डिप्लोमेसी भविष्य को देखकर समझौते मौजूदा वक्त को लेकर करना चाहती है। लेकिन यह परिस्थिति बतलाती है कि भविष्य को लेकर पहले ईरान खुद को कैसे खड़ा करे और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामरिक और न्यू अलाइनमेंट जो दुनिया देशों के साथ बन रहे हैं उन मैसेजेस को साथ लेके जो प्रस्ताव उसके हैं उसमें यूरेनियम भी है, उसमें होमर्ज रूट भी है, उसमें भरपाई के जिक्र भी है, उसमें सैंक्शंस का हटाना भी है, उसमें लेबनान का जिक्र भी है। यानी लौट के वही चौराहे पर इस वक्त अमेरिका खड़ा है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति किस्सा गोई के आश्रय अपनी जीत का ऐलान तो कर लें लेकिन वह भूल गए या देख नहीं पाए कि ईरान की सत्ता कहीं ज्यादा एग्रेसिव और कट्टरता के साथ अब बातचीत की मेज की दिशा में बढ़ने को तैयार है। यानी जो पहली लाइन खत्म कर दी गई उसके बाद की परिस्थितियां कहीं ज्यादा नाजुक अमेरिका के लिए हो चली है और शायद इजराइल को यही बात डरा रही है। इसीलिए बेंजामिन नेतान्याहू बीच बीच में ये कहने से चूकते नहीं हैं, युद्ध हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है। वो जानते हैं ईरान की ताकत इसके बाद उन्हें खत्म कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।